तो बच्चों हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, जिसके तहत हमने फ्रांस व रूस की क्रांति, साथ ही जर्मनी में हिटलर के उदय को समझा और देखा कि किस तरह से इन क्रांतियों ने आधुनिक विश्व के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज से हम हमारी यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर हैं और इन 2 चैप्टरों के तहत हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उपनिवेशवाद व औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने चरवाहा समुदाय व आदिवासी समुदाय के जनजीवन को प्रभावित किया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं उस समुदाय का जो कि अपनी जीविका के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। और उपनिवेशवाद, इसका अर्थ तो हम पहले ही समझ चुके हैं, अर्थात जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है, उस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तब हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये है उपनिवेशवाद। ठीक है। तो जब औपनिवेशिक सरकारें किसी दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं, तो उनके द्वारा ऐसी कौन सी नीतियां जारी की गई जिससे कि वन्य समाजों पर प्रभाव पड़ा, उसी का ही अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर के तहत। और हमारे फर्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, वनों का विनाश क्यों। यानी इसमें हम अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में किस तरह से वनों का विनाश हुआ, यानी ऐसे क्या कारण रहे जो कि वनों का विनाश हुआ और इन पर आश्रित रहने वाले समुदायों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो बच्चों सबसे पहले जनरल वे में हम बात करते हैं कि वनों से हमें क्या लाभ मिलते हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि हमें वनों से प्राप्त होती हैं, चाहे वो मसाले हों, दवाइयाँ हों या फिर शहद हो। यहाँ तक कि हम जो चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट में जो तेल प्रयुक्त होता है वो भी साल वृक्ष के बीजों से ही बनता है। इसी तरह से चर्म शोधक जो कि खाल से चमड़ा बनाने में प्रयुक्त होता है वो भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ आप जानते हैं चाय है, रबड़ है, रंग, दवाइयाँ, तेंदुपत्ते जिनसे कि बीड़ी का निर्माण होता है, गोंद, न जाने ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो कि पेपर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें वनों से प्राप्त होती हैं। यानी वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो फिर हम ये क्यों अध्ययन कर रहे हैं कि वनों का विनाश, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कि वनों का विनाश क्यों, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जब यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के दौरान, और आपको पता है कि भारत किसका उपनिवेश था, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ 150 से ज़्यादा समय तक, यानी 150 साल से ज़्यादा समय तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तो इस दौरान इन्होंने वनों से संबंधित जो नीतियाँ अपनाई, उनसे क्या हुआ, उनसे वन समाप्त हुए, जंगलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो उसी को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब वनों से हमें इतने लाभ प्राप्त हुए तो अंग्रेज सरकार ने वन विरोधी नीतियाँ या जंगल के खात्मे की नीतियाँ क्यों जारी की। ठीक है, उस पर पहुँचने से पहले हम ये देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन से पूर्व वनों की क्या स्थिति थी। तो जब हम अमेज़न, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है जैव विविधता का। जैव विविधता समझते हैं आप, जब बहुत अलग अलग किस्म के वृक्षों, साथ में पशुओं की भी अलग अलग प्रजाति हो, यानी विविधता पाई जाए कि आप जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ अलग अलग किस्म के पेड़ पाए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के जीव जंतु हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। कि जब हम अमेज़न के जंगल में जानते हैं, अमेज़न के जंगल आपको ज़रूर से ये नाम याद आ रहा होगा क्योंकि कुछ ही समय पहले इसमें अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी, है ना, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, याद आया कुछ। तो वहाँ पे जो ये अमेज़न के जंगल हैं, जिन्हें कि वर्षावन के नाम से जाना जाता है, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, अलग अलग किस्म के बहुत सारे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो चाहे आप अमेज़न के जंगलों में देखें, यहाँ पे देखो दिखा रखा है अमेज़न के जंगलों को, है ना, कितने हरे भरे घने जंगल दिखाए गए हैं। तो चाहे आप अमेज़न के जंगलों को देखें या भारत में पश्चिमी घाट के जंगलों में देखें, तो यहाँ पौधों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे यह विविधता लुप्त हो रही है। 1700 से लेकर 1995 के बीच के दौर में हम देखें तो 139 लाख
वर्ग किलोमीटर जंगल, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 9.3% है, कृषि, चारागाहों व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए साफ कर दिया गया। आई बात समझ में कि किस तरह से जंगलों को ख़त्म कर दिया गया। पहले की स्थिति हम देखते हैं कितनी अधिक प्रजातियां पाई जाती थी, और फिर हम देखते हैं कि 1700 से 1995 के बीच में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 9.3% क्या हुआ है, जंगलों को साफ कर दिया गया है। कारण चाहे कोई भी हो, कारण चाहे कृषि का हो, चाहे चारागाहों का हो, या फिर उद्योगों के इस्तेमाल का हो। तो इस तरह से हमने देखी ये रिपोर्ट है ना। अभी हम ये पिक्चर देखते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की पिक्चर दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ में साल 1 का ये एक दृश्य है। यही दिखाया गया है कि जंगल कितने घने थे। जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी यहाँ बहुत ही कम पहुँच पाती थी। इसी के साथ यहाँ आप पेड़ों की विविधता भी देख सकते हैं। अलग अलग आकार और प्रजाति के पेड़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। यानी कितना संपन्नता थी वृक्षों और जंगलों की दृष्टि से। लेकिन आज वर्तमान में आप जंगलों का स्वरूप देखते हैं कि सरकार खुद चिंतित हो रही है। अनेक वन कानून बनाए जा रहे हैं वनों के संरक्षण को लेकर। लेकिन पूर्व में स्थिति ऐसी नहीं थी। बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती थी। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए, औपनिवेशिक शासन के दौरान ऐसे क्या बदलाव हुए कि हमारे वन समाप्ति के कगार पर पहुंच गए। तो वही है हमारा मेन टॉपिक, और हमारा क्वेश्चन भी यहीं से बनने वाला है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान व्यवस्थित तरीके से वनों का विनाश हुआ। तो कौन सा व्यवस्थित तरीका था भाई जिससे वनों का विनाश हुआ? तो हम इसको समझेंगे, इनके कारणों को समझेंगे कहानी की तरह। ठीक है, तो सबसे पहला कारण बताया गया है जमीन की बेहतरी। क्या था ये कारण? देखो बच्चों, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत से अधिकाधिक लाभ कमाना। चाहे वो लाभ उद्योगों के जरिए कमाया जाए या फिर किसके जरिए, राजस्व के जरिए, लगान के जरिए कमाया जाए। तब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में अधिकतर जो भूमि है वो परती भूमि है, यानी उस पर कृषि का कार्य नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ के किसानों को कृषि के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहन के कुछ कारण भी थे। कारण ये थे कि यूरोप में कई व्यावसायिक फसलों की मांग बढ़ रही थी, जैसे कि कपास, जूट या पटसन, गन्ना आदि। ठीक है, जिसकी पूर्ति वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। इसलिए इंग्लैंड ने इन वस्तुओं का उत्पादन, इन वस्तुओं की कृषि भारत से कराना शुरू किया। ठीक है, और इसके लिए जब कृषि कार्य के लिए ज़मीन की आवश्यकता बढ़ी तो क्या किया गया, जो जंगल के जंगल थे उन्हें साफ कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सरकार ये मानती थी कि जंगल क्या होते हैं, अनुत्पादक होते हैं, कि हमें जंगलों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, न ही हमें जंगलों से कुछ उपयोगी खेती प्राप्त होती है, यानी खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, और न ही हमें जंगलों से लगान की प्राप्ति होती है। इसलिए उनका पूरा का पूरा जोर किस पे था कि जंगलों को ख़त्म किया जाए, क्या तो इनको खेती योग्य बनाया जाए या फिर इनको रहने योग्य बनाया जाए। आपको आगे मैं उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने गोरों को बसाने के लिए, यानी अपने देश के लोगों को भारत में बसाने के लिए यहाँ के जंगलों को साफ किया था। तो चलिए बच्चों, पहला जो हमारा पॉइंट है कि ज़मीन की बेहतरी के लिए जंगलों को साफ किया गया, ये समझ करके कि जंगलों का कोई फ़ायदा नहीं है। करते हैं अध्ययन इस पॉइंट का। 1600 ईस्वी में अगर हम देखें तो भारत के भूभाग का 6वां हिस्सा खेती की जा रही थी, यानी बहुत कम हिस्सा था जिस पर खेती की जा रही थी 6ठे हिस्से पे, जो कि अब बढ़कर हो गई थी आधी। उसका एक कारण था कि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को क्या चाहिएगा, भोजन चाहिएगा। तो खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कृषि भी बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए कृषि योग्य भूमि भी बढ़ानी पड़ी। उससे क्या हुआ, जंगलों का सफाया हुआ। दूसरा इसमें बता रखा है कि औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। अब बच्चों, व्यावसायिक फसल क्या होता है, हालांकि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ लिया होगा, फिर भी व्यावसायिक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनसे हम उद्योगों के लिए कच्चे माल
को प्राप्त करते हैं। जैसे हमें चीनी उद्योग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, शक्कर या चीनी उद्योग के लिए गन्ने की, तो हम गन्ना कहाँ से प्राप्त करेंगे, व्यावसायिक फसलों से। इसी तरह से हमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए ज़रूरत होती है कपास की, एक कच्चे माल के रूप में, और कपास हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कपास हम कृषि से प्राप्त करेंगे। यानी व्यावसायिक फसलें वो जो कि उद्योगों के लिए बोई जाती है, यानी औद्योगिक कच्चे माल के लिए बोई जाती हैं और जिनका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना होता है। तो अंग्रेजों ने कुछ व्यावसायिक फसलों जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इसी तरह से उन्होंने 19वीं सदी में यूरोप की कच्चे माल की बढ़ती हुई मांग, चाहे वो कच्चे माल की मांग खाद्यान्नों के लिए हो या औद्योगिक उत्पादन के लिए, तो अपने कच्चे माल की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए भी किससे चुना, भारत को चुना। क्योंकि अगर आप मानचित्र में देखें ना तो इंग्लैंड का क्षेत्रफल इतना सा है, भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर, ठीक है। तो कहाँ उनकी ज़रूरतें एक छोटे क्षेत्र में पूरी हो रही थी और कहाँ अब उनको दोहन करने के लिए पूरे भारत की भूमि मिल गई। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो औद्योगिक ज़रूरतें थी और उनकी जो घरेलू खाद्यान्न से संबंधित ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए भारत के जंगलों को साफ करना शुरू किया। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू बताया गया है, ये देखो कपास की फसल, पटसन की फसल, गन्ने की फसल और गेहूं की फसल। तो इनके उत्पादन को यहाँ पे बढ़ाने पे जोर दिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब देखो जैसा कि मैंने बताया, औपनिवेशिक सरकार जंगलों को अनुत्पादक समझती थी क्योंकि न तो उनसे कुछ कृषि उत्पादन होता था, न ही राजस्व के द्वारा आय की वृद्धि होती थी। इसलिए उन्होंने खेती करने पर बल दिया। और अगर आप 1880 से 1920 के समय में देखें तो खेती योग्य जो ज़मीन थी भारत में उसमें 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। 67 लाख हेक्टेयर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो ये जो खेती के लिए जो ज़मीन आई, ऐसे तो नहीं है कि ब्रह्मा जी ने और ज़्यादा सर्जित कर दी कि भाई मांगे बढ़ रही है तो लो मैं ज़मीन भी बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो कहाँ से आई ये ज़मीन, ये ज़मीन आई जंगलों को साफ करके, पड़ती ज़मीन पर कब्जा करके और उस पर खेती योग्य बनाने का विचार दुनिया के उपनिवेशकों के बीच लोकप्रिय था। अब ये उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश में क्या होता है, कोई देश दूसरे देश पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करता है। उसके आर्थिक क्षेत्रों के हिसाब से आप देख लो, उसके राजनीतिक क्षेत्रों के हिसाब से देख लो, यानी पूरी तरह से नियंत्रण किसका हो जाता है इसमें, औपनिवेशिक सरकार का। तो जिसने नियंत्रण किया है वो तो क्या कहलाएगी, औपनिवेशिक सरकार, ठीक है। और जो उसके नियंत्रण में है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे उपनिवेश। क्या कहलाएंगे बच्चा, वो कहलाएंगे उपनिवेश, ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे, औपनिवेशिक सरकार, ठीक है, जो कि नियंत्रण कर रही है। तो इन सरकारों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता था, बस कैसे न कैसे करके धन कमा लो, है ना, उनके प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा कर लो, बस होड़ मची हुई थी। तो ये मैंने बता ही दिया है कि भारत पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। उसी तरह से आगे हम देखेंगे इंडोनेशिया, यानी जो एशिया अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्र क्या थे, किसी न किसी देश के उपनिवेश थे। तो हमने देखा कि उपनिवेशकों ने क्या तर्क दिए कि जो ये पड़ती भूमि है जो कि कृषि के कार्य में प्रयुक्त नहीं की जा रही है, तो हम इस पड़ती भूमि को उपयोग योग्य बनाएंगे तकनीकी का प्रयोग करके। तो इन्होंने उसे अच्छे तर्क के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये पड़ती भूमि इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे लोग इस भूमि पर आश्रित थे, बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर थे, ठीक है। अगला ये देखिए, यहाँ पर एक जो चित्रकार है उनकी बहुत अच्छी कल्पना है। उस समय का चित्र दिखाया है जब औपनिवेशिक सरकार से पहले जंगल भरे रहते थे, न केवल अलग अलग वनों से बल्कि पशुओं से। यहाँ पे देखिए, व्हेन द वैलीज वर फुल, क्या मतलब है इसका, जब घाटियाँ भरी हुई थी। तो ये जॉन डॉसन की पेंटिंग है जिसमें एक अमेरिकी देश है, क्या नाम है, लाकोता, ठीक है। यहाँ में एक अमेरिकी जो आदिवासी समूह है उनको बताया गया है कि ये इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे और यहाँ का जो अर्थतंत्र था वो बहुत ही ज़्यादा विविधतापूर्ण था। ये लोग यहाँ मक्का उगाते थे और बीसन का शिकार करते थे, ठीक है, और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यहाँ पर अंग्रेज जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई तो फिर क्या दिक्कतें आई कि जो ये बीसन थे, बीसन के लिए, बीसन जो विशाल भूभाग थे उनको, विशाल जो इनका भूभाग था उस पर अंग्रेज सरकार ने कब्जा कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि इनके लिए इतने बड़े भूभाग को खुला छोड़ना अनुत्पादक है, यानी उससे कुछ उत्पादन
नहीं होगा। और इसके कारण क्या हुआ, बाद में बड़ी संख्या में वैष्णव की हत्या भी कर दी गई। अमेरिकी जो जनजातीय समुदाय है उसका उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वहाँ पर भी औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ बदलाव हुए। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में ही हुए हैं, बल्कि जो विश्व के विभिन्न भागों में औपनिवेशिक शासन की नीतियों के दौरान परिवर्तन हुए। दूसरा हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जो कि यहाँ पे जंगल काटे गए, वन काटे गए, क्या ऐसे कारण थे। तो पहला हमने देखा ज़मीन की बेहतरी का जो तर्क दे करके उन्होंने ज़मीन को कृषि के कार्यों में प्रयुक्त करना शुरू किया। दूसरा हम देखते हैं स्लीपरों का निर्माण। अब स्लीपर क्या थी, स्लीपर चप्पल तो नहीं थी, तो क्या थी स्लीपर। स्लीपर क्या होता है, रेल की पटरी, ये रेल की पटरी है, तो रेल की पटरी के आर पार लगे क्या होते हैं, लकड़ी के तख्ते होते हैं जो कि पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखने का कार्य करते हैं, जिससे कि पटरी डगमगनी हो, वो वहाँ फिक्स रहे। तो पहले ये क्या होते थे, लकड़ी से बनते थे। वर्तमान में तो ये सीमेंटेड भी होते हैं और जो मेटल होता है उससे भी बनते हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी के द्वारा निर्मित होते थे। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, इंग्लैंड में बलूत ओक के जो जंगल थे वो लुप्त हो गए। इंग्लैंड जैसा कि मैंने बताया क्षेत्रफल बहुत कम है, तो जब उनको जो बलूत के वृक्ष का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। तो इनकी जो शाही नौसेना थी, शाही जो इनकी नेवी थी, रॉयल नेवी, उसके लिए इनको क्या हुआ, लकड़ी की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हुई। और लकड़ी भी कैसी चाहिए थी, मजबूत लकड़ी और टिकाऊ लकड़ी, मजबूत और टिकाऊ लकड़ी, क्योंकि इसके बगैर जो अंग्रेज जहाज़ थे वो नहीं बन सकते थे, यानी रॉयल नेवी में जहाज़ों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी। अतः इन्होंने क्या किया, 1820 में इनके खोजी दस्ते आए, उन्होंने भारत के जंगलों को देखा, अध्ययन किया और यहाँ से लकड़ी का निर्यात करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे ब्लूथ ओक के वृक्ष को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो जब ये यहाँ पे आए, यहाँ से इन्होंने अपनी रॉयल नेवी के लिए लकड़ी ले जाना शुरू किया, यानी जंगलों को काटना शुरू किया। इसी के साथ ही 1850 के दशक में भारत में अंग्रेजों ने रेल लाइनें स्थापित की, यानी रेलवे का प्रचार प्रसार किया, रेलवे को स्थापित किया। कारण बहुत सारे थे, उसमें अंग्रेजों का जो फ़ायदा था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से व्यापार करना था, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाना था, जिसमें रेलवे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो जब रेल लाइनों का प्रसार हुआ तो इससे लकड़ी की मांग में बढ़ोतरी हुई। अब आप कहेंगे कि लकड़ी की मांग में और रेलवे में क्या संबंध है, रेलवे बिल्कुल अलग जोन है और लकड़ी बिल्कुल अलग है। नहीं, संबंध था, क्योंकि इंजनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती थी, तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर की आवश्यकता होती थी। तो इसके कारण क्या किया गया, बहुत अधिक संख्या में वन काटे गए। ठीक है, वृक्ष काटे गए, क्योंकि 1 मील लंबी रेल की पटरी हेतु कम से कम 1760 से लेके 2000 तक स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एक जो औसत आकार का पेड़ होता है उससे केवल 3 से 5 स्लीपर का ही निर्माण हो सकता है। अब जब हमें 1 मील लंबी रेल की पटरी का निर्माण करना है तो हमें, अगर हम 2000 स्लीपर बनाना चाहें तो इस हिसाब से, किस हिसाब से कि एक पेड़ से अधिकतम 5 स्लीपर बन रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हमें 400 पेड़ों को काटना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप कि सिर्फ 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए हमें कम से कम 400 पेड़ों को काटना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी किताब में दिखाया गया है एक चित्र, सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण। ठीक है, छोटा नागपुर का यह चित्र है। ये देखिए, उस वक्त का चित्र ब्लैक एंड वाइट ही होते थे। यहाँ ये देखिए किस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है और फिर ये यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं और ये स्लीपरों का निर्माण किया जा रहा है। तो बच्चों, अगर हम इस हिसाब से देखें कि 1 मील के निर्माण में इतने पेड़, 400 पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कुल कितने पेड़ कटे होंगे। तो अगर हम 1819 में देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो 25,500 किमी लंबी रेलवे लाइन की, जो कि 1946 में कितनी हो गई,
7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। यानी कितना अधिक विस्तार हुआ। 1890 में अगर आप रेलवे ट्रैक देखो तो वो कितना था, सिर्फ 25,500, जो कि अब बढ़कर 1946 में 7,65,000 हो गया। यानी 7,20,000 से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 1947 में तो भारत आज़ादी हो गया था, तो तब तक देखो कि कितने ज़्यादा स्लीपर बढ़े हैं, मतलब रेलवे ट्रैक्स का निर्माण हुआ है, और इस दौरान न जाने कितने ज़्यादा पेड़ काटे गए होंगे। रेल लाइनों के प्रसार के साथ बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में हर साल 35,000 पेड़ काटे जाते थे। यहाँ तक कि सरकार ने पेड़ों को काटने के लिए इनकी आवश्यक मात्रा में आपूर्ति के लिए जो ठेकेदार होते थे उनको ठेके देना भी शुरू कर दिया था। और ठेकेदार क्या करते थे, बिना सोचे समझे पेड़ों पर अपना कुल्हाड़ा चलवा देते थे, और जिससे क्या हुआ, जंगल बहुत ही तेज़ी से गायब होने लग गए। तो बच्चों समझा ना हमने कि किस तरह से रेलवे के लिए जंगल के जंगल काट दिए गए। यहाँ पे कुछ चित्र दिखा रखा है हमारी किताब में, जिससे हम कल्पना कर सकें उस समय की कि किस तरह से जंगलों का दोहन किया जाता रहा। यहाँ देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, मैंने बताया रंगून जो कि बर्मा में, तो रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहेजता हुआ हाथी, यानी किस तरह से ये देखिए हाथी ढोने का काम कर रहा है लकड़ी के गोदाम में। इसी तरह से ये लट्ठे ले जाते हुए ट्रक को दिखाया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करती ईंधन की लकड़ी अपने घर के लिए इकट्ठी करती औरतों की पिक्चर को। इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये जो वन्य समुदाय थे, जो पूरी तरह वनों पर आश्रित होते थे, न केवल ईंधन के लिए बल्कि रोजी रोटी के लिए भी, मतलब बहुत सारी जो वन उत्पाद थे वो ये प्राप्त करते थे, उनका विक्रय करते थे, तो इनका जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अभी तो हम कारणों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो कारण है वो है बागान। क्या है? बागान। कि किस तरह से बागान विकसित किए गए, चाय कॉफ़ी की फसल को बढ़ावा दिया गया, और उसका दुष्परिणाम वही निकला कि जंगल कम हुए। यूरोप में चाय, कॉफ़ी व रबड़ की मांग बढ़ रही थी, और यूरोप की बढ़ती मांग को पूरा किया गया एशिया के देश भारत में, क्योंकि भारत उपनिवेश था। हम एग्जाम्पल भारत का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की बढ़ती मांग हेतु इनके बागान बनाए गए, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, और बड़ी संख्या में वन काट लिए गए। औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, पहले तो जंगलों को अपने कब्जों में लिया। कब्जे में लेकर के इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन बागान मालिक थे उनको सौंप दिया कि अब आपके ऊपर है, यहाँ पे बागान विकसित करो, और हमें इतनी इतनी आपूर्ति चाहिए, हमें समय समय पर यह आपूर्ति आप प्रदान करो। तो यूरोपियन जो बागान मालिक थे इन्होंने क्या किया, इन इलाकों की बाड़ाबंदी की, जंगल साफ किए, और चाय और कॉफ़ी की खेती करने लग गए। देखो ये उस समय की पिक्चर दिखा रखी है प्लेजर ब्रांड चाय का, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि क्या क्या कारण रहे। एक तो कृषि का रहा कि जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्नों की मांग में बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ ही व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को अंग्रेज़ों ने बढ़ावा दिया। साथ ही हमने देखा कि रेलवे का जो विकास हुआ, रेलवे के निर्माण के दौरान जो स्लीपर्स बनाए गए उसके लिए भी बड़ी संख्या में जंगल काटे गए। और हमने देखा बागान विकसित किए गए थे, इससे भी क्या हुआ, वनों का विनाश हुआ, वन काटे गए। तो हमने अच्छे से अध्ययन किया कि किस प्रकार से औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में वनों का विनाश हुआ। हमने आंकड़ों के साथ भी इसे समझा, ठीक है। सारे आंकड़े याद नहीं करने हैं, वो सिर्फ समझने की दृष्टि से दिए गए हैं। एग्जाम में आप सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, आंकड़े लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक दो आप बता सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी का दे सकते हैं कि हर साल वहाँ इतने वृक्ष काटे जाते थे। तो बच्चों वीडियो देखिए, एक बार नहीं, वीडियो आपके पास ही रहेगा, एक बार समझ में नहीं आए बार बार देखिए और फिर इसको याद कीजिए। धन्यवाद।